गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर वेल। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूँ आप ही के चलन कृष्णा फाउंडेशन के अंदर। तो हम पढ़ रहे थे मनी इन बैंकिंग। तो आज हम जानेंगे किस तरीके से एक आरबीआई जो होती है पूरे इकॉनमी के अंदर सर्कुलर फ्लो, जो आपका मनी जो होता है उसका क्रेडिट जो होती है, क्वांटिटी जो होती है मनी की, किस तरीके से हैंडल करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, इसके दो मेथड्स आएंगे। एक पहला मेथड आएगा आपका क्वांटिटेटिव मेथड्स और दूसरा मेथड आएगा आपका क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स में क्या होता है, जो आरबीआई होती है वो कोशिश करती है कि जो लोन दिए जा रहे हैं उसकी कितनी क्वांटिटी को प्रभावित करना है, मतलब कि कितनी मात्रा में लोन देना है, मार्केट में उतारना है, पैसा उतारना है, और कितनी मात्रा में जो मनी मौजूद है उसको रोकना है। ठीक है, जैसे मान के चलो एक इकॉनमी के अंदर मिनिमम नहीं 5,000 करोड़ रुपये आ सकते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेशन चल रहा है, तो इन्फ्लेशन के टाइम पर कोशिश करती है सरकार क्या कि ये जो 5,000 करोड़ है ये एक इकॉनमी के अंदर माना जाए। जैसे ये 5,000 करोड़ रुपये इकॉनमी के अंदर या फिर एक देश के अंदर जाते हैं तो लोगों के पास क्या आते हैं, पैसे आते हैं। ठीक है, तो कैसे आएंगे मैं आपको समझाऊंगा, वो जब हम पढ़ेंगे ना क्रेडिट क्रिएशन में उसको हम समझेंगे। तो जैसे ही पैसे लोगों के पास आते हैं तो क्या होता है, लोग क्या करते हैं, उनके पास उनकी जो डिमांड बढ़ जाती है और उनकी जो परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, जैसी डिमांड बढ़ती है तो प्राइस हाई होना तय है। ठीक है, जब किसी भी कमोडिटीज़ की और मार्केट में जब डिमांड हाई रहती है तो क्या होता है, प्राइस हाई रहती है। और यही क्या स्थिति क्या होती है आपकी इन्फ्लेशन की, और जो महंगाई होती है और आपकी और बढ़ जाती है। क्वालिटेटिव मेथड्स में क्या होता है, आपका जो जितना भी लोन दिया जा रहा है उसकी दिशा को प्रभावित किया जाता है, मतलब किस डायरेक्शन में लोन को देना है। जैसे मान के चले आपके अर्थव्यवस्था को मेजरली 3 भागों में बांट सकते हैं इकोनॉमी को, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी में आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है, और टर्सरी सेक्टर में आपका आता है सर्विसेज, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तो अगर मान के चलिए किसी अर्थव्यवस्था के अंदर, इकोनॉमी के अंदर एक ऐसा सेक्टर जिसमें मान के चलो किसी साल बारिश नहीं हुई एग्रीकल्चर में, तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो सरकार चाहेगी लोगों को लोन प्रोवाइड कराना, जिससे क्या हो, जो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार कर। तो सरकार का आरबीआई क्या करेगी, सरकार क्या करेगी, सरकार करेगी कि कुछ परसेंटेज जो होता है लोन जो दिया जा रहा है उसका 50%, 20%, 30% वो उस दिशा में निर्धारित कर दिया जाए, मतलब कितनी मात्रा में लोन को देना है। ठीक है, जैसे 20% दे दिया तो टोटल लोन जो भी बैंक जितना भी पैसा उनके पास आता है क्रेडिट का, जितना भी पैसा इनकम रहता है उनके पास, किसके पास, बैंक्स के पास, तो 20% को देना पड़ता है लोन के। मतलब जितना भी, अगर मान को 100% लोन दे रहे हैं पूरी मार्केट के अंदर, तो 20% उनको कहाँ देना पड़ेगा, प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, तो गुणात्मक जो क्वालिटेटिव टेक्निक्स में क्या आता है आपका पहला आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन एंड क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग मतलब किस जगह कितना पैसा देना है, ये आता है। ठीक है, और क्वालिटेटिव में क्या हो गया कि क्वालिटेटिव में क्या हो गया, क्वालिटेटिव में ये होता है कि बैंक जो लोन दे रहे हो वो कितनी मात्रा में, मतलब कितना मार्केट में वो पैसा आना चाहिए। ठीक है, लोन्स के थ्रू या मार्केट में सर्कुलर फ्लो इकोनॉमी में कितना होना चाहिए। ठीक है, जब क्रेडिट क्रिएशन पढ़ते हैं तो उससे पहले में कुछ टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। अब ये टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी है उसको देख लेते हैं एक बार। पहला आपका आएगा बैंक रेट। बैंक रेट को समझ लेते हैं सबसे पहले, तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स टू मनी टू कमर्शियल बैंक्स। बैंक रेट क्या होती है, ब्याज की दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को लंबी अवधि के लिए पैसा उधार देते हैं। ठीक है, तो बैंक रेट मतलब क्या हो गया आपका कि ऐसे एक अमाउंट इंटरेस्ट जिस पर क्या होते हैं, जो आरबीआई जो होती है वो बैंक को लोन देती है, इनको कमर्शियल बैंक को। मान के चलो आपने एक चीज़ पढ़ी थी इसके अंदर कि लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब कि अंतिम ऋणदाता के रूप में जो आरबीआई होता है वाणिज्यिक बैंकों को मदद करता है। जब उनके पास पैसों की कमी होती है, जब उनको लोन मिल रहा होता है, तब जब दिवाली या होली आ रही हो तो उस टाइम में क्या होता है, उनके पास अगर पैसा जितना होगा बैंकों के पास उतनी मात्रा में लोन दे पाएंगे और उनको फ़ायदा होगा। अगर इनके पास पैसा नहीं मिल रहा है, कहीं से भी नहीं आया जितना उनको देना चाहिए प्रॉफिट क्रिएट करने के लिए, तो ये कहाँ पर जाते हैं, ये जाते हैं आपका आरबीआई के पास। और आरबीआई जिस रेट पर, जो इंटरेस्ट रेट पर इनको लोन देती है वो क्या होती है आपकी बैंक रेट। ठीक है, बैंक दर। ठीक है, ब्याज की दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लंबी अवधि के लिए पैसा उधार
देता है। अब इन्फ्लेशन में क्या होता है और डिफ्लेशन में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इन्फ्लेशन कैसी स्थिति होती है, इसको बोलते हैं हिंदी में स्फीतिक अंतराल, स्फीति बोल सकते हैं, मुद्रास्फीति जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होता है, मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, ये बोल सकते हो देश के अंदर जो लोगों के पास जो पैसा होता है वो ज़्यादा रहता है। जब जैसे लोगों के पास पैसा रहेगा तो उनकी डिमांड क्या होगी, हाई होगी। वो चीज़ों को जल्दी, मतलब कि और क्या है, अगर चीज़ देखी और वो चीज़ खरीद लेंगे क्योंकि उनके पास पैसा है, जेब में खुजली होती है। तो क्या करेंगे लोग, तो लोग क्या करेंगे, लोग करेंगे कि कोशिश करेंगे कि उनके पास डिमांड से जो उनके पास जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए पहले पैसे क्या करेंगे, एक्सपेंस करेंगे, खर्चा करेंगे। जैसे पैसा खर्चा करेंगे वो, तो क्या होगा, तो जो उनकी जो मार्केट में जो पैसा सारा का सारा उतर जाएगा। और आपको एक चीज़ पता होगी, वन मैन एक्सपेंसेस इज अनदर मैन इनकम। एक इंसान का खर्चा दूसरे इंसान की क्या होती है, आपकी दूसरे इंसान की क्या होती है, आय होती है, इनकम होती है। मतलब एक इंसान अगर खर्चा करेगा दूसरे इंसान के लिए, वो क्या हुई, आय होगी। जैसे मान के लो मैंने 10 रुपये के मोमोज लिए, तो मेरे लिए तो 10 रुपये खर्चा है, लेकिन जिसको मैं पैसे दे रहा हूँ उसके लिए 10 रुपये क्या है, इनकम है, ठीक है। तो यही एक इनकम, एक तो ये डिमांड जो होती है क्या करते हैं, दूसरे लोगों की डिमांड इनकम क्रिएट करेगी और वही इनकम क्या करेगी, दूसरी डिमांड। इससे क्या होता है, जब भी कभी मार्केट में डिमांड हाई रहती है, क्या रहती है डिमांड, जब भी कभी मार्केट में डिमांड क्या रहेगी, हाई रहेगी। तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम होता ही है कि जो प्राइसेस होते हैं, जो चीज़ों के दाम होते हैं वो बढ़ जाते हैं। क्यों, मार्केट चाहती है कि इस डिमांड को कम किया जाए, कैसे करके, तो डिमांड को कम करने का तरीका सिर्फ एक ही है, इनकी प्राइस को बढ़ा दिया जाए। और हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक चीज़ पढ़ी थी, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। मतलब किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। जब प्राइस हाई होगी तो क्या होगा, उसको कम लोग खरीदेंगे, जब प्राइस कम होगी तो चीज़ों को ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है। जैसे ही प्राइस बढ़ जाएगी मार्केट के अंदर डिमांड हाई होने के कारण, तो क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग धीरे धीरे करके क्या होगा, वो जो पैसा और जो डिमांड थी वो कम होगी। लेकिन ये चीज़ें क्या होगी, कम होती है, कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के लिए, अगर इन्फ्लेशन को रोक रहा है, ठीक है, तो लेकिन ये स्थिति रहती है, मुद्रास्फीति अगर बड़े दिनों तक रहती है तो देश के लिए वो क्या है, एक बहुत ही भयावह स्थिति है। मतलब कि महंगाई ज़्यादा है एक देश के अंदर लंबे समय तक के लिए, तो लोगों की जो परचेजिंग पावर होती है, जो चीज़ खरीदने की क्षमता जो होती है वो घट जाती है। पहले 100 रुपये में 5 किलो आलू ले लेते थे, अब कितने खरीद पाएंगे, 100 रुपये में सिर्फ 1 किलो आलू, क्योंकि जो उनकी परचेजिंग पावर जो होती है महंगाई के कारण वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है बोल सकते हो, ठीक है। इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, डिफ्लेशन के टाइम पे क्या होता है तो समझ लेते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एक्सेस डिमांड इंक्रीज द बैंक रेट विल मेक द लोन मोर एक्सपेंसिव फॉर द कमर्शियल बैंक, देयरबाय प्रेसिंग द बैंक टू इंक्रीज द रेट ऑफ लैंडिंग। The public capacity to take credit to increase rate will be lower, leading to fall in the volume of credit demand. ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ, जब क्रेडिट क्रिएशन पढ़ेंगे तो उसको हम समझेंगे क्या होता है। जैसे मान के चलो लोगों के पास जब पैसा नहीं मिलता तो वो कहाँ जाते, लोन लेते हैं, जब बैंक से ले कहीं और से ले, ठीक है। तो जब इन्फ्लेशन होती है, जब मुद्रास्फीति होती है, जब महंगाई होती है, तो उस टाइम पे सरकार करती है जो बैंक रेट होती है वो बढ़ा देती है। कौन बढ़ा देती है, सरकार। अगर मान के चलो आरबीआई को, कहाँ गया आपका, आरबीआई को अगर मान के चलिए आरबीआई को पैसा जो मिल रहा है, ठीक है, वो जो आरबीआई पैसे दे रहा है बैंक को, कमर्शियल बैंक को, वो उनकी जो ब्याज दर पहले 10% थी, अब कितनी होगी, मान के चलो 20%। मतलब कि अगर 100 करोड़ रुपये आरबीआई उधार दे रहा है, ठीक है, ठीक है, पहले उसमें से 20 करोड़ कौन, 20% मतलब अगर बैंक रेट है, तो जब ये बैंक उनको चुकाएगा, कौन चुकाएगा, कमर्शियल बैंक आरबीआई को, तो कितने करोड़ चुकाने पड़ेंगे, 120 करोड़ रुपए जब चुकाने के लिए। तो ये चीज़ महंगी हो जाती है ना। जब पहले अगर 10% थी, तो पहले मान के चलो मान के चलो आगे बैंक रेट 10% थी, तो 100 करोड़ रुपये उधार लिए बैंक ने आरबीआई से, तो आरबीआई को कितने चुकाने पड़ेंगे, 110 करोड़ रुपये की 10%, 100 का 10% कितना होता है, 10। और जब यही आरबीआई क्या कहते हैं, ये बैंक रेट बढ़ा देगी, ठीक है, तो जब इससे 100 करोड़ ले गए बैंक, तो कितने चुकाने पड़ेंगे, 120 करोड़ रुपये, मतलब 10 करोड़ रुपये उनको ज़्यादा चुकाने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, जब अगर इनको महंगा ब्याज मिलेगा, अगर इनको महंगा मिलेगा तो ये भी वसूल करने के लिए किसके पास जाएंगे, ठीक है, उपभोक्ता के पास जाएंगे। तो इसलिए वो क्या करेंगे, जो बैंक को कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, जो भी इनसे लोन लेने आएगा, पैसे लेने आएगा, उनको क्या करेंगे, ये भी ब्याज की दर बढ़ा देंगे। पहले अगर मान के चलो अगर वो कोई भी इंसान
1000 पे अगर 10 लाख रुपये लोन ले रहा था, अगर उसकी 10% पे ले रहा था तो कितना कर देगा? 15%। ठीक है। तो लोगों के लिए लोन लेना क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। और जैसे ही लोगों के पास लोन लेना महंगा हो जाएगा तो लोन जो लोग होंगे वो पैसे जो कम लोन लेंगे, और कम लोन लेंगे तो क्या होगा? उनके पास पैसा कम आएगा। पैसा जैसे ही कम होएगा तो उनकी डिमांड क्या होगी? धीरे धीरे करके घटने लग जाएगी। और जैसे ही डिमांड घटेगी तो क्या होता है? जो प्राइस होता है वो घटना शुरू हो जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, ठीक है। समझे? आगे बढ़े। यही होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है। ड्यूरिंग डिफ्लेशन में, और डिफ्लेशन में क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा होगा। बैंक रेट को क्या कर देंगे? हम घटा देंगे। जैसे ही घटाएंगे तो लोन सस्ता पड़ेगा कमर्शियल बैंक को। किससे लेना? आरबीआई से। तो ज़्यादा मात्रा में वो लोन लेंगे, और जो जो इन कमर्शियल बैंक से एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनसे जो बैंक में जो भी आप पैसा ले उधार, वो क्या बढ़ेगा? सस्ता पड़ेगा। जैसे सस्ता पड़ेगा तो अगर आप 100 रुपये ले लो तब कितने लोगे? मान के चलो एग्जाम्पल के थ्रू, कितने लोगे? 200 रुपये लोगे। तो जैसे ही इनकी डिमांड, जैसे इनके पास इनकम बढ़ जाएगी लोगों की, और लोन के थ्रू जो पैसा लेंगे, तो जैसे इनकी लोन के थ्रू जो इनकम जो बढ़ जाती है तो डिमांड भी हाई हो जाएगी। तो डिमांड हाई हो जाएगी, और डिफ्लेशन बोल लो या मंदी बोल लो, उसमें स्थिति क्या रहती है कि लोगों के पास पैसा कम होता है और डिमांड क्या होती है? कम होती है। हमें बढ़ाना क्या था? डिमांड को ही बढ़ाना था। तो जो डिफ्लेशन की जो स्थिति होती है, ये जो मंदी की स्थिति जो होती है, लोगों के पास पैसा नहीं होता है, वो भी ख़त्म हो जाना शुरू हो जाती है। जिससे क्या होगा? मार्केट में जो चीज़ें सस्ती मिल रही थी बहुत, वो थोड़ी नॉर्मल प्राइस पे आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। मुझे जुकाम हो रहा है थोड़ा सा, बस, और कुछ दिक्कत नहीं है। आप समझते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, इसको बोलते हैं कानूनी आरक्षित अनुपात, या ठीक है। इसके दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? दो। एक होता है कैश रिजर्व रेशियो, समझेंगे इसको। ठीक है। दूसरा होता है आपका स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लीगल रिजर्व रेशियो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है कैश रिजर्व रेशियो, जिसको बोलते हैं नकद आरक्षित अनुपात, और दूसरा आता है आपका इसका स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। तो LLR किससे बनता है? CRR प्लस में SLR से मिलकर। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं CRR क्या होता है, जिसको आपका CRR क्या होता है, किसको बोलते हैं? नकद आरक्षित अनुपात। ठीक है, ये वाणिज्यिक, इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ सर्टन रेशियो ऑफ कमर्शियल बैंक नेट डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम लाइबिलिटी विच हैज़ टू कीप विद सेंट्रल बैंक RBI एज अ कैश। नकद आरक्षित अनुपात ये वाणिज्यिक बैंकों की शुद्ध मांग जमा की देयता का प्रतिशत या निश्चित अनुपात है, उन्हें केंद्रीय बैंक RBI के पास नकदी के रूप में जमा कराना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ। कैश रिजर्व रेशियो में क्या होगा? जैसे मान के चलो आपके पास एक बैंक के पास क्या कहते हैं, लोगों ने पैसा जमा करा है। ठीक है, डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको। आ गया। ये बैंक था आपका। ठीक है, तो इस बैंक में लोगों ने पैसा जमा कराया। मान के चलिए कितना कमाया है? 100 करोड़ रुपये। कितना कमाया? कितना जमा कराया? 100 करोड़ रुपये लोगों ने पैसा जमा कराया होगा। ठीक है, जो 100% जो 100 करोड़ जो होगा बैंक के पास जो आया होगा,
ठीक है। अब इन बैंक जो है ये 100 करोड़ अपने पास नहीं रख सकते। कॉमर्शियल बैंक की बात कर रहा हूँ, वाणिज्य बैंक की बात करते हो, ठीक है। पूरा बैंक जो पैसा होता है ये अपने पास नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि कुछ भाग जो होता है उनका सीआरआर के रूप, मतलब कि कैश रिजर्व रेशो के रूप में कहाँ जमा कराना पड़ता है आपका आरबीआई के पास। मगर मान के चलो सीआरआर 20% है, मान के चलो एग्जाम्पल के थ्रू बात करूँ, वैसे 20% होता नहीं है, 20% है। तो 100 करोड़ रुपये जो आया ना, तो इसका 800 करोड़ तो अपने पास रखेंगे, ठीक है। और जो 20 करोड़ जो जो सॉरी 80 करोड़ तो अपने पास रखेंगे, और जो 20 करोड़ जो होगा किसके पास जमा करा देंगे? बैंक्स, आरबीआई के पास, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा, जब जरूरत पड़ेगी किसी टाइम पे, अगर मान के चलो बैंक क्या हो गया, दिवालिया हो गया, उसके पास पैसा नहीं बचा, तो ये तो बैंक जो होते हैं, ये जो आरबीआई होता है उन बैंकों की मदद कर देता है इसके थ्रू, एक, ठीक है। तो कुछ भाग अपनी मांग जमाओं को कहाँ जमा कराना पड़ता है कमर्शियल बैंक को? आपका आरबीआई के पास, ठीक है। जो दर होती है, जिस दर पर उनको जमा कराना था, वो दर क्या कहलाती है? आपकी सीआरआर। इसको बोलते हैं हिंदी में नकद आरक्षित अनुपात, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होगा? इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है? लोग, इन्फ्लेशन कैसी स्थिति होती है? इन्फ्लेशन ऐसी स्थिति होती है जिसमें क्या होता है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, उनकी डिमांड भी हाई रहती है। डिमांड क्या रहती है? उनकी हाई रहती है। तो हमें करना है क्या है, इसको कम करना है डिमांड को। तो हम क्या करेंगे, जो आपकी कैश सेंट्रल बैंक के पास जो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? सेंट्रल बैंक करेगा जो सीआरआर जो होगा वो बढ़ा देगा। जैसे कि मान के चलो पहले 100 करोड़ पे बैंकों के पास आ रहे थे, जिसका 20% जमा कराना पड़ता था, किसके पास जमा कराना पड़ा था? आरबीआई के पास। तो कितना कर देंगे, मान के चलो 40%। तो ठीक है, 100 करोड़ पहले जिनमें से 20 करोड़ पे आरबीआई के पास जाता था, और 80 करोड़ पे किसके पास बचता था? आपका बैंकों के पास। और यही जो आपका 80 करोड़ था, लोग जो बैंक होते थे लोगों को लोन दे के और उससे पैसा, उस पर इंटरेस्ट लगा के पैसा कमाते थे, ठीक है। तो होगा क्या, अब 40% हो गई है सीआरआर। तो पहले 80 करोड़ रख रहे थे, अब कितने रख पाएंगे? सिर्फ ये 60 करोड़, क्योंकि 100 का 40% कितना होता है? 40, ठीक है। तो 40 करोड़ पे कहाँ जमा कराना पड़ेगा? आपका आरबीआई के पास। और सिर्फ 60 करोड़ पे अपने पास रख पाएंगे। पहले ये 80 करोड़ पे अपने पास रख पा रहे थे, अब कितना रख पा रहे हैं? मात्र 60 करोड़ रुपये, ठीक है। तो लोन की मात्रा घट गई, ठीक है। और जैसी लोन की मात्रा घट जाएगी, मतलब कि जो पैसा पहले 800 करोड़ रुपये वो लोन दे रहे थे, कौन? बैंक। अब कितना दे पा रहे हैं? सिर्फ 60 करोड़ रुपये, ठीक है। इससे क्या होगा, जो लोगों की डिमांड होगी वो घट जाएगी, क्योंकि उनके पास पैसा कम पहुँचेगा। ऑब्वियस सी बात है, जैसी डिमांड कम होगी तो धीरे धीरे करके जो मार्केट में इन्फ्लेशन की स्थिति हो, जैसी डिमांड कम होती है, जो प्राइस जो होता है चीज़ों का वो भी कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसका अगर जब डिफ्लेशन होगा, आप मंदी होगी, डिमांड कम होगी, तो डिमांड को बढ़ाना होगा तो क्या करेगी? जो आपकी आरबीआई होगी ये सीआरआर को घटा देगी। पहले का मान के 20% था, आप कितना कर देगी? 10%। तो 100 करोड़ का 90 करोड़ तो अपने पास रखेंगे कौन? बैंक्स, कमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक। और 10% मतलब कि 10 करोड़ कौन रखेगा? अपने पास रखेगा आरबीआई, ठीक है। जितना भी इनके पास पैसा आता है, तो 90 पहले 80 करोड़ पे दे रहे थे लोन्स, कौन? व्यापारिक बैंक। और आप कितना दे पाएंगे? ये दे पाएंगे आपका कितना? आपका 90 करोड़। तो 10 करोड़ पे बढ़ गया ना, अब इसी बात है। तो उनकी जो डिमांड होगी वो अब बढ़ जाएगी, ठीक है। ठीक है, अब समझते हैं स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो। इसको बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक है। इट इज़ द रेशियो परसेंटेज ऑफ नेट टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज ऑफ कमर्शियल बैंक विच दे हैव टू कीप विद देम इन फॉर्म ऑफ लिक्विडिट एसेट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। ये वाणिज्य बैंकों की शुद्ध कुल मांग और समय देता का अनुपात है, जो प्रतिशत जनित सरकारी प्रतिभूति में तरल संपत्ति के रूप में अपने पास रखना होता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ। चलो इतने काफ़ी आज के लिए, ज़्यादा पढ़ाऊँगा तो ये चीज़ आपके समझ से सर से बाहर हो जाएगी। हमने 2 चीज़ पढ़ी आज। पहला पढ़ा हमने क्या कि जो आरबीआई होती है वो किस तरीके से
मनी को फ्लो को कंट्रोल करती है और उसकी मात्रा जो होती है जो कैसे कंट्रोल करती है। दो तरीके, एक क्वालिटेटिव मेथड्स और एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड्स, गुणात्मक और मात्रात्मक तकनीक। गुणात्मक क्वालिटेटिव इसको बोलते हैं, इसमें क्या होती है, लोन की दिशा को निर्धारित करती है, किस जगह पैसे जाने चाहिए। और क्वांटिटेटिव मेथड्स में क्या होती है, जिसको बोलते हैं हिंदी में गुणात्मक तकनीक में, कि जो आरबीआई होती है कितनी मात्रा में पैसा दिया जाना चाहिए, कितना दिया जाना चाहिए, उसको वो हैंडल करती है। क्वांटिटेटिव में आपका आता है बैंक दर, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब चीज़ें आती हैं। और जो क्वालिटेटिव में कौन सा आएगा आपका, मोरल सुएशन, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, क्रेडिट राशनिंग, ईटीसी आएगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा बैंक रेट को। और ड्यूरिंग इन्फ्लेशन में क्या होगा, बैंक रेट इन्फ्लेशन के टाइम पे सरकार क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगी, आपकी जो बैंक रेट जो होगी वो बढ़ा देगी आपकी। ठीक है, और डिफ्लेशन में मंदी के टाइम पे इसको घटा देगी। फिर हमने समझा आपका लीगल रिजर्व रेशियो, ये दो चीज़ों से बनेगा, एक था कैश रिजर्व रेशियो और आपका बनेगा आपका स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, इन सब चीज़ों से मिलकर ये बनता है। इन्फ्लेशन के टाइम पे इसको बढ़ा दिया जाता है और डिफ्लेशन के टाइम पे इसको घटा दिया जाता है। ठीक है, और लास्ट हमारा बचता है एसएलआर। एसएलआर मतलब कि एसएलआर कुछ नहीं है, मैं आपको लास्ट में समझा देता हूँ। देखो, कुछ पैसा तो इनको अपनी, जितने भी इनके पास पैसा आ रहा है जमा कर रहे हैं लोग, आप सभी लोग कहाँ जाते हैं, बैंक्स में तो जाते हैं पैसा जमा कराने के लिए। तो अगर मान के चलो कुछ पार्ट तो इनको कहाँ जमा कराना पड़ता है, आरबीआई के पास। ठीक है, कैश रिजर्व रेशो के रूप में। और कुछ ये 800 करोड़ रुपये जो उनके पास बचा था, ठीक है, इसका पूरा परसेंटेज अपने पास नहीं, पूरा लोन नहीं दे सकता, कुछ परसेंटेज होता है इनको अपने पास भी रखना पड़ता है, जो डेली के काम होते हैं उनको चलाने के लिए। जैसे मान के चलो, ऐसा तो है नहीं लोग सिर्फ क्या कहते हैं बैंक में आएंगे और पैसे जमा करेंगे, कुछ लोग पैसे निकालते भी हैं, है ना। तो जो पैसे निकाल रहे हैं ना, उन लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये चीज़ें काम आती है। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं आ गया? तो स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो क्या होता है, मतलब कि जितनी भी टोटल डिमांड है, ठीक है, नेट डिमांड है, और जो टाइम लायबिलिटी है, उसका कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। मतलब कि जितना भी आपकी कुल मांग, शुद्ध मांग जमा जो आ रही है, उसका कुछ भाग जो होता है व्यापारिक बैंक को बोल लीजिए, वाणिज्यिक बैंक को बोल लीजिए, वो उनको अपने पास रखना पड़ता है तरल संपत्ति के रूप में, कैश के रूप में। अगर मान कर चलो कोई किसी इंसान जो पैसे जमा करा के वो एक टाइम पे निकालेगा भी, ठीक है, जब पैसे निकालने जाएगा तो अगर बैंकों के पास पैसा ही नहीं होगा देने के लिए, सारे पैसे उन्होंने लोन के रूप में दे दिया, तो कहाँ से वो जो दैनिक क्रियाकलापों को कर पाएंगे, जो डेली एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो को इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या करते हैं, डिफ्लेशन के टाइम के क्या करते हैं, एक बार उसको भी देख लेते हैं। इन्फ्लेशन के टाइम पे इसको बढ़ा देते हैं, मतलब मान के चलो 800 करोड़ में से पहले वो 20% अपने पास रखते, 20 मान के चलो 20 करोड़ पे बार रख लेते, 60 करोड़ वो लोन दे रहे थे। ठीक है, अब कितना दे पाएंगे, सिर्फ मात्र अब दे पाएंगे सिर्फ ये मात्र कि आपका 60 करोड़ पे। अब बढ़ा दिया, अब कितना कर, अब मान के चलो CRR बढ़ा दिया, आपका SLR बढ़ा दिया। तो पहले 800 करोड़ में से 20% अपने पास रखते थे लोगों को देने के लिए, मतलब कि 60 करोड़ रुपये कहाँ जा रहे थे, लोन को देने के लिए, लोन में देने के लिए। अब कितना कर देंगे, 40% अपने पास रखना पड़ेगा इनको, किनको 40 करोड़ रुपये अपने पास रखना पड़ेगा, और 40 करोड़ क्या देंगे, वो लोन देंगे। तो पहले 60 करोड़ दे रहे थे, आप कितने दे रहे हैं, ओनली 40 करोड़, तो 20 करोड़ कम होगा। इससे क्या होगी, लोगों के पास जो लोगों को जो लोन मिलेगा वो कम मिलेगा। जैसे कम मिलेगा, लोगों की डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनके पास पैसा कम आया। और जैसे डिमांड कम होगी तो मार्केट में क्या होगा, आपका जो प्राइस है वो कम होना शुरू हो जाएंगे, जो कीमत होगी, जो महंगाई होगी, वो उस पर काबू पा लिया जाता है। ठीक है, यही था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको के बारे में आपको पेंसिल और पेन के थ्रू भी समझाने का प्रयास करूँगा, जिससे आपको चीज़ें पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत। और अगर आप चाहते हैं पूरे के पूरे कोर्स को, पेड कोर्स को एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है, तो मैं आपको बता देंगे जल्दी इसका पेड ग्रुप भी बना दिया जाएगा, तो फिर आगे जाके आप इनको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है।